आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 भौतिक शास्त्र का पेपर है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके अंदर पहला है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है संधारित्र के आवेश पर, संधारित्र के विभव पर, संधारित्र के ज्यामिति विन्यास पर, उपयुक्त सभी पर। तो जैसा कि हम फार्मूले से जानते हैं C बराबर Q बटे V के अनुसार ये आवेश पे भी डिपेंड करती है और विभव पर भी, और साथ साथ संधारित्र की ज्यामिति विन्यास पर। तो इस आधार पर इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम बैटरी के साथ 3 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर प्रवाहित धारा होगी। तो धारा के फार्मूले से हम निकाल लेंगे I बराबर E बटे R प्लस R के हिसाब से हो जाएगा। बाह्य विद्युत वाहक बल 12, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध 3 और आंतरिक प्रतिरोध 1, तो ये हो जाएगा 12/4 यानी 3 एम्पियर। तो सही ऑप्शन होगा 3 एम्पियर। अगला प्रश्न है हमारा एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा। अब यहाँ से हम समझते हैं इस पर लॉरेंज बल लगेगा, तो F बराबर हो जाएगा QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे चूंकि समांतर प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम यहाँ से मान रखते हैं QVB साइन 0, और साइन 0 का मान 0, मतलब फोर्स लगेगा 0। यदि फोर्स 0 लगेगा तो उसका जो पथ होगा वो सरल रेखी होगा, यानी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वो सरल रेखी गति करेगा। प्रश्न है हमारा एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। तो इस आधार पर हो जाएगा निर्गत धारा का मान बढ़ा देता है, निर्गत वोल्टेज का मान बढ़ा देता है, तो ये सही होगा। यह ट्रांसफार्मर का जो काम है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को बढ़ा देना है। फिर अगला प्रश्न है हमारा 10 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा होगी। 10 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित के लिए जो ऊर्जा होगी, तो E बराबर हो जाएगा Q इंटू V, और इलेक्ट्रॉन के लिए EV हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो E का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V का मान दिया है 10 वोल्ट। तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल, या आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो E यानी V की जो वैल्यू है वो 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि सही ऑप्शन होगा C वाला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि जूल में निकालना हो तो ये जूल में वैल्यू होगी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी है। तो वो है परमाणु का स्थायित्व। यानी वो ये नहीं समझा पाए कि यदि त्वरित इलेक्ट्रॉन यदि गति करेगा तो फिर वो सर्पिल गति करते हुए नाभिक के अंदर गिर जाएगा, मतलब परमाणु का स्थायित्व नहीं है। ये जो है वो नहीं बता पाए थे। परमाणु स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 धनावेशों के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य प्रतिकर्षण बल गुना हो जाएगा। तो यहाँ से बल वाले फार्मूले से निकाल लें तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2/r²। अब वो दूरी का कह रहे हैं कि दूरी को दुगना कर दिया तो हमने लिख दिया 2r²। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 1/4 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यानी अब जो बल होगा वो पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा, यानी बल हो जाएगा 1/4। फिर अगला प्रश्न है हमारा, किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स। तो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से जितनी रेखाएं प्रवेश करेगी उतनी रेखाएं उधर से बाहर निकल जाएंगी, यानी BDS बराबर 0। फिर अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कालांतर होता है। यदि शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो धारा और विभवांतर के मध्य जो कालांतर होगा वो शून्य होगा, यानी कोई कालांतर नहीं होगा। फिर अगला है, कम फोकस दूरी का एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। तो ये होता है एक उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस जो होता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। फिर अगला है, बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र का आकार होता है। तो बिंदु स्रोत से जो तरंगें निकलती है उनका आकार गोलीय होता है, तो इसमें आ जाएगा गोलीय। फिर अगला है, ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे को बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक बोलते हैं। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए होगा D/F, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ME/MO, मतलब आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का मल्टीप्लाई, जो आवर्धन क्षमता का गुणा। फिर यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है दूरदर्शी। दूरदर्शी के लिए F0/FE, यानी ये तीसरा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तीसरा है व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज। चूंकि हम जानते हैं कि व्यतिकरण की जो दीप्त फ्रिंज होती है वो जो है पथांतर की n लैम्डा गुणा होती है, मतलब समगुणक होती है। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो इसका मान निकालेंगे तो x बराबर n d λ/t। अब यहाँ पे वैल्यू 1 0 1 2 ऐसे रखेंगे, तो यदि 2 रखा तो वैल्यू हमें ये प्राप्त होगी, यानी दीप्त फ्रिंज के लिए ये वाला रहेगा। फिर अगला है व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए सेम इसी फार्मूले से XD/D बराबर ये विषम गुणक होता है n+1/2 लैम्डा। तो यहाँ से यदि हम वैल्यू को रखेंगे तो x बराबर जो भी वैल्यू होगी तो ये हो जाएगा हमारा, यानी इसका मान यदि हमने 0 रख दिया तो ये हो जाएगा λ/2, d ऊपर चला जाएगा और ये d नीचे, यानी λD/2t, यानी ये वाला। तो ये 5वें का आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विवर्तन निम्निष्ठ। विवर्तन निम्निष्ठ के लिए 2 λ/a। एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध लिखिए। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है E बराबर -dV/dx। केवल संबंध लिखना है। फिर अगला है पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति का विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पराविद्युतांक मान लो हम K मान लिया, तो K बराबर E0/E, मतलब निर्वात में विद्युत क्षेत्र
और किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से यदि हम E की वैल्यू निकाल लें तो E बराबर हो जाएगा E0/K। इसका मतलब यह है कि जो पराविद्युत माध्यम होने पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति पर विद्युत क्षेत्र कम होगा या घटेगा। फिर अगला प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, परंतु पूछा गया है कि कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ से 10⁻⁻5 तक, या आप 10⁻⁻5 भी लिख सकते हो, परंतु ये धनात्मक होती है। यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता तो यही वैल्यू होती, परंतु ये ऋणात्मक होती है। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी विद्युत धारा का मान उतना अधिक होगा, यानी ये डिपेंड करता है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। फिर अगला प्रश्न है, धातुओं के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो धातुओं के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, मतलब चालन बैंड और संयोजन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है, यानी लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो कभी कभी तो ये ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये आएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल 0 होता है, तो ये सही है, सत्य है ये, क्योंकि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है तो जो नेट बल होगा वो 0 होगा। फिर अगला है, विद्युत धारा सदिश राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि होती है, मतलब यह सत्य है, ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, इस कारण अदिश होती है। फिर अगला है, पराबैंगनी विकिरण सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, सत्य है, जो पराबैंगनी विकिरण है वो सामान्य कांच के द्वारा भी अवशोषित हो जाते हैं, मतलब दृश्य प्रकाश तो उनमें से पार निकल जाता है, परंतु पराबैंगनी प्रकाश पार नहीं कर पाता। फिर अगला है, जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम हो जाती है। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान। तो यहाँ से यदि हम देखें कि दो हल्के नाभिकों को जोड़ रहे हैं, तो हल्के नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा है कम ऊर्जा, तो यहाँ पर उसका मान बढ़ जाता है, तो यहाँ प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम हो जाती है, ये गलत है, मतलब ये असत्य है, बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है क्योंकि दो नाभिक संलयित हो रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, उत्क्रम अभिनति में पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, तो ये सत्य है, अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, मतलब जो होल और इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत को पार नहीं कर पाते, यानी उसकी मोटाई बढ़ जाती है।